नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 2023 में पूछे गए यूपी पीसीएस के एथिक्स वाले पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं, उन रणनीतियों का वर्णन करना है जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। पहले प्रश्न समझ लेते हैं। उन रणनीतियों, उन उपायों, उन तकनीकियों के बारे में बताना है जिसके द्वारा सिविल सेवक जो है, जो अधिकारी है, अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है चेंज में, मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना है जो सामाजिक प्रकार का परिवर्तन है, उसमें लाएगा, महिलाओं के अधिकार से संबंधित है या ट्रांसजेंडर के अधिकारों से संबंधित कोई कानून आया है, तो परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है समाज में, लेकिन उसके प्रति एक प्रतिरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। तो उस विरोध को दूर करने के लिए जो हितधारक हैं, जैसे जनता, ट्रांसजेंडर, हितधारक माने कि उस कानून से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर के लिए मान लो कानून बना है तो ट्रांसजेंडर प्रभावित हो रहे हैं, अन्य जो वर्ग के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, हो सकता है कि धार्मिक संगठन के लोग जो हैं वो प्रभावित हों, इसको अच्छा ना माने। तो उन सभी हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। तो रणनीति क्या होगी, अब खुद ही सोचो रणनीति क्या होगी। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर लोग परेशान हैं तो आप उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी अगर दे देते हैं तो लोग उससे फिर मतलब सेटिस्फाई हो सकते हैं, है ना। दूसरा, बहुत सारे जो उदाहरण हैं और जो कभी कभी जो जैसे ब्रांड एम्बेसडर हम बनाते हैं, जो प्रभावी लोग हैं समाज के, जो नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे खिलाड़ी हों या एक्टर हों, उनकी सहायता से भी हम चीज़ों को जो है थोड़ा जागरूकता अभियान चला सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो उसके ऊपर हम फिल्म बनवा सकते हैं कि अच्छे फिल्म बने, जिससे कि बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में उसको देखा जाए और लोगों को उससे जो है हृदय परिवर्तन हो। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक लॉन्ग टर्म में हम जो है उन मुद्दों के ऊपर जो है बुक में, एनसीईआरटी किताबों में छोटा सा कॉलम में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको जागरूक कर सकते हैं लोगों को। तो ये सारी रणनीति हो सकती हैं। इंग्लिश में पढ़ें तो डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज दैट सिविल सर्वेंट्स कैन एम्प्लॉय to overcome resistance to change and effectively persuade stakeholders to support new policies and initiatives। आइए पढ़ते हैं। नई नीतियों को लागू करते समय सिविल सेवकों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से सुचारू कार्यान्वयन और हितधारक स्वीकृति सुनिश्चित हो सकती है। कितना अच्छा इंट्रो दिया है कि नई नीतियों को लागू करते समय सिविल सेवकों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से सुचारू कार्यान्वयन और हितधारक स्वीकृति सुनिश्चित हो सकती है। हितधारक जुड़ाव, संचार में पारदर्शिता, ये जो मैं बताया ना शब्द, पारदर्शिता रहे, तथ्यात्मक जानकारी जो है लोगों को सही प्रकार से उसका नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें क्या होंगी, दोनों एस्पेक्ट जनता को बताए जाएं तो जनता कहीं ना कहीं जागरूक होगी, समझेगी चीज़ों को। क्षमता निर्माण, प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग, वही जो बताएं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और प्रतिक्रिया तंत्र, मूल कारणों को संबोधित करना, ये भी सही है कि मूल कारण क्या है, क्यों कोई पॉलिसी, कोई नीति लाई गई है, उसके बारे में लोगों को बताएं। तो ये सारे उपाय हैं। हितधारक जुड़ाव, ये भी अच्छी चीज़ है कि जो कानून लाए हैं उससे हम अलग अलग हितधारक किस प्रकार से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा तार्किक व्याख्यान करें।
नीति लागू होने से पहले हितधारकों के साथ जोड़ना आवश्यक होता है, पहले ही जोड़िए, जिससे उनकी चिंताओं को समझा जा सकता है और उन्हें दूर करने के लिए नीति तैयार की जा सकती है। संचार में पारदर्शिता। नीति के उद्देश्यों, लाभों और संभावित चुनौतियों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें। पारदर्शिता सुनिश्चित करने से विश्वास बढ़ता है और गलतफहमियां कम होती हैं। उदाहरण, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के साथ साथ इसके लाभों को समझाते हुए व्यापक सूचना अभियान भी चलाए गए। क्षमता निर्माण। कर्मचारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित करें तथा नए परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए उनके कौशल और समझ को बढ़ाएं। उदाहरण, डिजिटल इंडिया पहल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग। स्थानीय प्रभावशाली लोगों या सामुदायिक नेताओं के साथ साझेदारी जो जनता को नीति के लाभों के बारे में समझा सकें। उदाहरण, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने वाली मशहूर हस्तियों ने इसकी अपील और सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि की। प्रतिक्रिया तंत्र। ऐसे मंच स्थापित करें जहां हितधारक अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें, जिससे निरंतर सुधार सुनिश्चित हो सके। उदाहरण, भारत में माई गॉव प्लेटफॉर्म नागरिकों को सीधे नीति संबंधी प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। तो क्या क्या हम देखें? हितधारक जुड़ाव, संचार में पारदर्शिता बढ़ते और क्षमता निर्माण। भाई जैसे डिजिटल इंडिया पहलाया था तो उसके लिए अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग। प्रतिक्रिया तंत्र, लोग अपना फीडबैक दे सके तो माई गॉव प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बने। मूल कारणों को संबोधित करना। यदि प्रतिरोध गलत सूचना या अविश्वास के कारण है तो केवल लक्षणों के बजाय मूल कारणों पर ध्यान दें। यदि टीकाकरण अभियान का विरोध गलत धारणाओं के आधार पर के कारण है तो उन विशिष्ट मिथकों को लक्षित करने वाले जागरूकता अभियान अधिक प्रभावी हो सकते हैं। प्रभावी नीति। अब निष्कर्ष। प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए एक सक्रिय, समावेशी और प्रतिक्रिया संचालित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। और इंट्रो भी। प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए एक सक्रिय, समावेशी और प्रतिक्रिया संचालित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सिविल सेवकों को परिवर्तन के प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए सहयोग और पारदर्शिता पर जोर देना चाहिए। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए 125 शब्दों में। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल एथिक्स इज द नीड ऑफ आवर फॉर ensuring पीस एंड स्टेबिलिटी among द नेशंस। एक्सप्लेन क्रिटिकली। तो पहले इसमें हम बता सकते हैं नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र क्या होता है। अब क्या हम बताएंगे, नीति शास्त्र क्या है। एक ऐसा विषय है जिसमें हम उचित अनुचित स्थितियों का वर्णन करते हैं और क्या चीज़ उचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसके बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र भी ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से ऐसे कृत्य हैं जो करणीय हैं या अकरणीय हैं, करने योग्य है, करने योग्य नहीं है, उचित है, अनुचित है, इसका हमको ज्ञान हो, इसकी पढ़ाई, इसका अध्ययन, वो अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र में आ जाएगा। जैसे मान लो परमाणु बम का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर एक हम नीति शास्त्र बना लें, एक हम
मतलब कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, दोनों चीज़ें बना लें, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र हो गया। इससे राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता भी बनेगी। दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में संबंध है, तो वहाँ भी हम कुछ मतलब इस सिद्धांत निश्चित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली नैतिकता या आचार संहिता को संदर्भित है। अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली नैतिकता या आचार संहिता को संदर्भित है। इस नीति शास्त्र की मूल विशेषता राज्यों की संप्रभु समानता है। मूल विशेषता राज्यों की संप्रभु समानता है। संप्रभु समानता की वर्तमान अवधारणा संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ली गई है। संप्रभुता के अतिरिक्त सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण देखभाल, सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही भी अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र के प्रमुख घटक हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र के प्रमुख घटक क्या है, उससे हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं कि भैया संप्रभु समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण देखभाल, सामाजिक जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र के प्रमुख घटक हैं। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र के योगदान या महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि राष्ट्र और अन्य संस्थाएं अन्य राष्ट्रों और उसके लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आतंकवाद, क्षेत्रीय विवादों, शरणार्थी संकट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान का मार्गदर्शन करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ओजोन परत की कमी, ग्लोबल वार्मिंग आदि से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करती हैं। उदाहरण, पेरिस जलवायु समझौते में CBDR का प्रावधान। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहायता, जैसे नेपाल भूकंप के दौरान भारत का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के माध्यम से विकास सहायता भी नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है। बार फिर से पढ़ने इसको। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि राष्ट्र और अन्य संस्थाएं अन्य राष्ट्रों और उसके लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आतंकवाद, क्षेत्रीय विवादों, शरणार्थी संकट, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान को मार्गदर्शन करती है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ओजोन परत की कमी, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। उदाहरण, पेरिस जलवायु समझौते में CBDR का प्रावधान। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहायता, जैसे नेपाल भूकंप के दौरान भारत का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के माध्यम से विकास सहायता भी नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिक चुनौतियां क्या हैं? विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के कारण बढ़ती असमानता, ये चुनौतियां हैं। गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहायता के नाम पर नव उपनिवेशवाद, अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी की अवधारणा संकीर्ण राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। पर्यावरण क्षरण के मामले में विकसित देशों द्वारा दोहरा रवैया व जिम्मेदारियों की कमी। अब निष्कर्ष देखिए एकदम प्रभावी।
अतः स्पष्ट है कि वैश्वीकरण के साथ दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है और एक देश द्वारा अनैतिक व्यवहार पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता को दूर करने एवं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नैतिक व्यवहार की बेहद आवश्यकता है। अगला प्रश्न, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। प्रश्न है, 125 शब्दों में उत्तर देना है। सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। अच्छा प्रश्न है, फिर से। सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। अगर अधिकारी सूचना को छुपाएंगे तो सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। जैसे कोई कार्यक्रम है, कोई योजना है, कुछ बात है, तो जनता को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे तो वो उसका लाभ उठा पाएंगे। उसको छुपा लेंगे तो सार्वजनिक पहुंच हो नहीं पाएगी, वहाँ पे भागीदारी नहीं हो पाएगी। ये तो योजना वाली बात हो गई। कई बार मान लीजिए कोई कानून है, जीएसटी हो गया या नागरिकता संशोधन अधिनियम हो गया, ऐसे रोड सेफ्टी के लिए जो कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें संशोधन हो गया। कोई भी ऐसा कानून आता है जिसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, है ना, संभावित चुनौतियां हो सकती हैं, तो हम सारी बातें अगर खुल करके बताएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कोई सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए आरटीआई लगाया है, उसको सूचना चाहिए, तो सूचना उसको प्रदान की जाए, तो इससे उसकी पहुंच भी सुनिश्चित होगी, उसकी भागीदारी भी होगी और उसका सशक्तिकरण होगा। वो चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पर समझ पाएगा कि हाँ, स्थितियाँ क्या हैं। जैसे गांव में विकास के लिए जो खाका तैयार होता है, उसे कहते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो जो चीज़ें इसमें बनाया गया प्लान में, वो वेबसाइट पे भी अपलोड है, कितना कार्य हुआ है वो भी सब अपलोड किया जाता है वेबसाइट पे। फिर ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक कर सकता है इंसान, फिर पूछ सकता है। लेकिन सूचना को छिपाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे लोगों में असंतोष होगा, एक विरोध, एक प्रतिरोध की भावना आएगी। सूचना के अधिकार को भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र को मजबूत करने और लोक विचारधारा की शुरुआत करने की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है। इसके माध्यम से राष्ट्र को अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। फिर से, सूचना के अधिकार को भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र को मजबूत और करने और लोक विचारधारा की शुरुआत करने की एक कुंजी के रूप में देखा जाता है। इसके माध्यम से राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को कैसे प्रभावित करता है? सूचना देने वाले अधिकारी सूचना को संवेदनशीलता का मुद्दा बताकर सूचना देने से बचते हैं, जिससे सूचना नागरिकों को नहीं मिल पाती है। सही व तथ्यपरक सूचना न मिलने पर नागरिक प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठा पाते, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार बना रहता है। सूचना को छिपाने से सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की जानकारी नहीं मिल पाती। सूचना छिपाने से राजनीतिक नौकरशाही गठजोड़ की आंतरिक जानकारी नागरिकों को नहीं मिल पाती है। सही समय पर सूचना न मिलने पर सरकार की कमियां उजागर नहीं हो पाती, जिससे सार्वजनिक धन के खर्च की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। नागरिकों द्वारा बार बार सूचना मांगने पर भी न मिलना
उनमें निराशा की भावना पैदा करती है, जिससे प्रशासन में लोगों की भागीदारी कम होती जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का हवाला देकर सूचना अधिकारी अपने दायित्व निर्वहन से बचते हैं। सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता का महत्व क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 से नागरिक सार्वजनिक सूचनाओं की जानकारी मांग कर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, जहाँ पे पारदर्शिता आएगी वहाँ पे जवाबदेही अपने आप ही जोड़ देंगे हम। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाते हैं। सूचना को पारदर्शिता पूर्ण ढंग से साझा करने से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रुक सकता है। इससे सार्वजनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। सूचना के अधिकार से सहभागी लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। यह जन शासन की शुरुआत की कुंजी हो सकती है। प्रभावी प्रशासन और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूचना साझा करने में सहायता मिल सकती है। सूचना को छिपाने की जगह निष्कर्ष है पारदर्शिता पूर्ण व जवाबदेही सहित नागरिकों को देने पर सार्वजनिक भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और प्रशासन में सार्वजनिक पहुंच, जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न, क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है, 12 अंक का। अब भगवद गीता में क्या है? क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? तो इसमें एक हम बड़ा फेमस है, अक्सर लोग उसको लिख ही देंगे इस आंसर में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूम संगो मा अकर्मणि, है ना। तो कर्म की प्रधानता कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। एक सिविल सेवक सेवा भाव से जो है कार्य करता रहे और फल की इच्छा ना करें। फिर अनामिता का सिद्धांत भी हम देखते हैं सिविल सेवकों में, मतलब एक है गुण होना चाहिए अनामिता का सिद्धांत। वो भी इसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि कर्म करते रहो, नाम मेरा होगा, ये होगा, वो होगा, धौंस जमेगा, तो इसकी चिंता ना करो, वो अपने आप ही हो जाएगा। और ना भी हो तो मतलब खुश रहना चाहिए। तो ये अनामिता का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं हम भगवद गीता से जोड़ सकते हैं। फिर भगवद गीता में हम देखते हैं कि जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है उसमें अच्छा हम देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। भगवद गीता हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराती है और अंधविश्वास, निराशा, झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करती है। लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका में भगवद गीता का महत्व। गीता कर्म करने पर बल देती है, फल की इच्छा न करने को कहती है, निष्काम कर्म का साधन है। निष्काम कर्म का साधन है। गीता लोक सेवकों को निराशा, हताशा, असफलता से निकलने में मदद करती है। लोक सेवकों को अपने आत्म संयम, ममता का त्याग, हाँ ये चीज़ देखें, ममता का त्याग और तृष्णा का त्याग के प्रति मजबूत बनाती है। करुणा, दया, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, अहिंसा, सहयोग, सकारात्मक गुणों को सिविल सेवकों में विकसित करती है। तो करुणा, दया ये चीज़ को विकसित करती है भगवद गीता। तो इससे क्या आएगा? इससे समानुभूति आएगा, समानुभूति आएगा, सहानुभूति आएगा, जो कि चाहिए एक सिविल सेवक को। गीता का स्वधर्म, मानवता को एक सूत्र में बांधने का मूल मंत्र लोक सेवकों में विकसित करता है।
गीता के मूल्यों को आत्मसात करने के बाद लोक सेवकों में विनम्रता, दया, निर्णयन शक्ति आदि का गुण विकसित हो जाता है। कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत गीता के निष्काम सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि गीता का निष्काम लोक सेवकों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। गीता निस्वार्थ, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठा जैसे गुण लोक सेवकों को सिखाती है, जो वर्तमान में भ्रष्टाचार जैसी बुराई को समाप्त करने में मददगार है। गीता लोक सेवकों में आध्यात्मिक ज्ञान यानी अंतरात्मा को मजबूती प्राप्त करने के साधन के रूप में आत्मबोध और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती है। गीता लोक सेवकों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के मूल्यों को सिखाती है। गीता लोक सेवकों को सिखाती है कि उस ज्ञान को कैसे संभालना है जो उन्होंने अभी तक अर्जित किया है। गीता लोक सेवकों को कभी कभी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना सिखाती और सदैव सत्य व स्वधर्म पर टिके रहना भी सिखाती हैं। गीता के अनुसार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और उसका अनुसरण करने से लोक सेवक को अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष में गीता लोक सेवकों को चरित्र निर्माण सिखाने का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। यह लोक सेवकों में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का गुण जागृत कर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी बुराई को समाप्त करने में मदद करेगी। अब कितना प्रश्न बचा है 2023 में? एक यहाँ, 2, 3, 4 प्रश्न बचा हुआ है। एक काम करते हैं, ये 4 प्रश्न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।